हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC। आज की जो क्लास रहेगी अपनी वो एक MCQ बेसिस क्लास रहने वाली है। और आज ही की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान CHO का जो सिलेबस है टोटल, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ जो है अपन यहाँ पे सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ अपन 15 to 20 क्वेश्चंस वगैरह अपन डेली के अपन यहाँ पे क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। ओके, जो आपके फ्रीक्वेंट जो प्रीवियस CHOs के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं वे क्वेश्चंस और जो मोस्ट क्वेश्चंस है उनको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ RNCC की जो हमारी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे राजस्थान CHO का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं जो 19 फेब तक कंटिन्यू रहेगा। तो वहाँ वो भी आप डाउनलोड करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छी स्ट्रेंथ आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा सिलेबस का वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डिजीज। तो हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ को यहाँ पे बैलेंस करके रखते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको डिस्टर्ब करके रखते हैं, और उन जो फैक्टर यहाँ पे अबनॉर्मल हो रहे हैं वो उनसे डिजीज आगे जाके कन्वर्ट हो रही है। तो इन सब के बारे में अपन जो है अपन आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस है अपन पढ़ेंगे, बाकी ये कुछ क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टॉपिक फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड टू डिजीज। ओके, बेसिक जो अपन पार्ट है वो आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। ठीक है, तो हेल्थ के डायमेंशन की जो हेल्थ के जो डेफिनेशन दी थी WHO ने, तो उसके अंदर कौन कौन से डायमेंशन ने WHO ने इंक्लूड किए थे हेल्थ की डेफिनेशन बनाते टाइम, सोशल, फिजिकल, मेंटल या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, कौन कौन से हेल्थ के डायमेंशन है उसको जो इंक्लूड किया था। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सोशल भी था, फिजिकली भी था, मेंटली भी जो है वो पर्सन को जो इन सभी का जो एक ऑप्टिमम बैलेंस रहता है उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, हेल्थी बोलते हैं। ओके, अपन यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ऑप्शन में आपको हेल्थ की डेफिनेशन देके भी पूछ सकते हैं। अपन इस हेल्थ की डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं कौन कौन सी होती है। हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being, not merely absence of any disease, it's called health। तो हेल्थ के कौन डायमेंशन हो गए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायमेंशन है हेल्थ के जो WHO ने स्टार्टिंग में इसकी जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी तो उसके अंदर 3 डायमेंशन को उन्होंने यहाँ पे प्रायोरिटी रख के हेल्थ की जो डेफिनेशन उसने बनाई थी। अब WHO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था वो भी अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, जिनका एक डायरेक्ट आंसर होता है, ज़्यादा अपन को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। WHO का जो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो एवरी ईयर 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे अपन जो है वो अपन क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे अपन सेलिब्रेट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट हमें यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्पेशली ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। WHO ने जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बारे में बताया था तो उनमें से किस किस को इंक्लूड किया था, किसको छोड़ के। ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है, कोई भी पर्सन अपनी जो डेली लाइफ रूटीन को जो फॉलो करता है, ठीक है, वो कितने अच्छी तरीके से कर पाता है उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपन बात करते हैं ना कि हाँ उस पर्सन की लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, मींस कि वो किन किन क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। तो इसके बारे में पूछा है एक को छोड़ के, इनकम, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ या फिर ह्यूमन राइट्स।
ओके, तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया था? WHO ने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बताए थे। वो कौन कौन से क्राइटेरिया है? फर्स्ट क्राइटेरिया होता है इनकम एंड ऑक्यूपेशन, कि जो पर्सन की जो इनकम है वो क्या है और उसका क्या ऑक्यूपेशन है, उससे भी पर्सन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता लगता है। स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। लास्ट थर्ड उन्होंने क्या स्टैंडर्ड दिया था? हेल्थ एंड रिक्रिएशन, ठीक है। हेल्थ एंड उसको जो और अच्छी मेंटेन करने के जो तरीके हैं उन सभी को जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर WHO ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे। सो ऑप्शन में अपना क्या नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर? ह्यूमन राइट्स, ठीक है। सो ह्यूमन राइट्स जो है अपना इस क्वेश्चन के अंदर जो होता है वो क्या करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि WHO ने ह्यूमन राइट्स को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर कंसिडर नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन बनाई है ये, इसके बारे में पूछ लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड रहता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इट्स डिपेंड ऑन GNP, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन GNP। GNP की क्या फुल फॉर्म होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। GNP की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा। कैपिटा मीन्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन के ऊपर जो भी नेशनली में अपन जो ऑल ओवर कंट्री अपन उसका जो प्रोडक्ट देखते हैं ग्रोसली अपन उसको देखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, डिपेंड्स होती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ह्यूमन राइट्स, इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल इज बेस्ट असेस्ड बाय, ठीक है। सो अभी अपन ने पढ़ लिया था कि भाई किस पे डिपेंड करता है और कौन कौन से जो उसके एलिमेंट्स होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। अब इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को असेस करने के लिए अपन किसकी मदद लेते हैं, ठीक है, कौन इसको हेल्प करता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या फिर डेथ रेट, कि भाई आपके जो कम्युनिटी के अंदर कैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, इसको अपन असेस किसकी मदद से करते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। सो अपना जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है इसको हम क्या करेंगे? लिविंग स्टैंडर्ड को असेस करने के लिए अपन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को अपन असेस करते हैं, जिसकी मदद से अपन लिविंग स्टैंडर्ड पता लगा सकते हैं किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी पीपल्स का। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट से अपन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल को असेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट कौन सा होगा? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। सो अब अपन थोड़े से इस फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन बनता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आपको ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एग्जाम में दे दी जाएगी और इसकी आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि ये किसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। सो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं अपन कैसे असेस करते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को, जिससे अपन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को असेस कर सकते हैं। सो इसका कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा? ये असेस होती है एट द एज 1 पे अपन क्या देखेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे इसके अंदर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे? लिटरेसी रेट जो है अपन कम्युनिटी की या पीपल्स की, वो अपन यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर अपन असेस करते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसका जो स्कोर है वो कितना रहता है? इसका स्कोर रहता है 0 to 100 का, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर इंडिया की अभी करंट में रैंकिंग कितनी है? सो ये 48th रैंकिंग है इंडिया की। फर्स्ट रैंकिंग में कौन आता है? फर्स्ट रैंकिंग में है स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है।
ठीक है। तो फिर जो PQLI की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड का पता लगा सकते हैं पीपल्स की। अब PQLI को पता लगाने के लिए अपने कौन कौन से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सारे अपन जो है इसके एलिमेंट्स को अपन असेस करके अपन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का पता लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इस थर्ड का अपना जो आंसर रहेगा करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट दैट प्रोमोट हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ आर। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिटी के एफर्ट कौन से हैं जो एक तो हेल्थ को प्रमोशन करते हैं और जो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे कौन से यहाँ पे एफर्ट्स है कम्युनिटी के? ऑप्शंस है अपने पास में, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, इम्प्रूव्ड एनवायरमेंट एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन इंप्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो एक तो ये क्वेश्चन अपना राइट होता है इसका अंदर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट कौन सा होगा, सबसे पहले तो ये एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना सिखाएगा, एनवायरमेंट सैनिटेशन को जो अच्छा करेगा जिससे इन्फेक्शन कम होगा, और यहाँ पे पर्सनल हाइजीन भी करना सिखाएगा प्रॉपर एजुकेशन के लिए। सो अपने सारे जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट होते हैं। इन सब की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, एक तो अपन हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को है वो अच्छी आगे तक बढ़ा सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। सो ऐसे क्वेश्चन आपको सीरो जैसे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। सो आयुर्वेदा एंड सिद्धा जो मेडिसिन है वो कब एग्जिस्ट की थी इन्होंने, कब ये सबसे पहले जो है इसका डेवलपमेंट हुआ था? 14 BC, 1300 BC, 1000 BC, या फिर 1100 BC। ओके, सो आयुर्वेदा एंड सिद्धा है जो अपन कैसी अपन मेडिसिन अपन मानते हैं, इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ये मेडिसिन कैसी है इंडियन ओरिजिन में है। तो इसका जो मेनली इसका जो ओरिजिन वो कहाँ से हुआ था, ये हुआ था तमिलनाडु से। ओके, सो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कि भाई ये आयुर्वेदा एंड सिद्धा जो है कैसा ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, और ये तमिलनाडु से जो है वो डेवलप हुई थी सबसे पहले। और ये सबसे पहले डेवलप एग्जिस्ट में कब आई थी, कब ये स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1400 BC में। ठीक है, 1400 BC से जो है वो इंडिया के अंदर आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इनटू एग्जिस्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1400 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नॉन एज यूनानी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, जो एक ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो कौन सा है, यूनानी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाना सीखना है कि भाई यूनानी है वो किस किस प्रकार का सिस्टम है। तो ये एक ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कौन सा, यूनानी। ठीक है, सो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बन जाता है। तो एक इस प्रकार की आपको स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करते हुए अपने को यहाँ पे आगे चलना है। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई जो ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसको अपन बोलते हैं यूनानी, ये किन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था? ठीक है, मुस्लिम्स ने, क्रिश्चियंस ने, पारसीज ने, या फिर सिख्स ने। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले? सो इस प्रकार की मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो थे मुस्लिम्स। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मुस्लिम्स। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बोर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। बोर कमेटी की जो कब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, बोर कमेटी को कब बनाया गया था? 1943, 1946, 1942, या फिर 1941 में। तो बोहर कमेटी के बारे में पूछा गया है कि इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1943। ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है अपना जो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 1943। सो बोहर कमेटी से रिलेटेड अपन और क्या क्या क्वेश्चन अपने बन सकते हैं वो भी अपन सोल्व कर लेते हैं। सो बोहर कमेटी को किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो इसका जो इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो ये थे सर जोसेफ बोर ने जो है इसका कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसके बाद में इस कम्युनिटी को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बोहर कमेटी जो कमेटी आल्सो नोन एज, इसको अपन बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमिटी।
ठीक है, बोहर कमेटी को अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, सो अब ये कॉन्स्टिट्यूट तो कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट तो ये हुई थी 1943 में, जबकि इन्होंने क्या किया था, अपनी जो रिपोर्ट को सबमिट किया था, कमेटी होती है तो ये किसी न किसी थीसिस के ऊपर काम कर रही होती है, सो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो सबमिट किया था वो किया था 1946 में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कॉन्स्टिट्यूट तो हुआ था 1943 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो वो सबमिट की थी 1946 में। सो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या बताया, किसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। ओके, सो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, एक तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन को बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि किस प्रकार की कितनी पॉपुलेशन पे जो पीएचसी है उसकी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। सो इन्होंने क्या बताया था, पीएचसी की एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए इन्होंने बताया था कि 40,000 पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो पीएचसी को एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पीएचसी के ऊपर जो मिनिमम 2 डॉक्टर्स को यहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो इन्होंने सर्वे करके इन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट जो अपने बनाई थी। तो इस कमेटी का दूसरा नाम कौन सा था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। और ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कब ये इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे अपने को अराइज होते हैं। इसके बाद में दूसरी कमेटी का अपन बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें कमेटीज के बारे में, ताकि अपना एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। दूसरा कमेटी कौन थी, करतार सिंह कमेटी। ठीक है, करतार सिंह कमेटी को हम क्या बोलते हैं, करतार सिंह कमेटी को अपन बोलते हैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। ठीक है, तो करतार सिंह ने कौन सी कमेटी बनाई थी, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। ठीक है, तो इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी, आल्सो नोन एज करतार सिंह कमेटी। सो अब ये कब डेवलप हुई थी, ये हुई थी 1973 में। ये भी एग्जामिनेशन भी आपको ये जो है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, सो इन्होंने इस कमेटी ने कहाँ पे अपना जो फंक्शन, जो अपना रोल किया था इन्होंने, तो इन्होंने अपना जो मेन जो एम है इन्होंने बनाया था किसके ऊपर, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो इन्होंने इस हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स है इनके ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपना फोकस किया था इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद में ईच सब सेंटर विल बी हेडेड अप बाय मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। इसके बाद में उन्होंने क्या किया था, एक सब सेंटर के ऊपर एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को भी यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे इन्होंने रखने का सुझाव दिया था इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, सो करतार सिंह कमेटी को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी। और ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 1973 में। इनका मेन एम क्या था, एक तो हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग का, और दूसरा सब सेंटर के ऊपर एक तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना, जो कि मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, सब सेंटर पे रहना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट कमेटी हमारे जो आई थी वो कौन सी आई थी, वो आई थी श्रीवास्तव कमेटी। तो श्रीवास्तव कमेटी को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। ठीक है, श्रीवास्तव कमेटी का दूसरा नाम क्या है, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। अपन इसके नाम से भी अपन जो है इनके फंक्शंस के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। वो श्रीवास्तव कमेटी है वो कब डेवलप हुई थी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये डेवलप हुई थी 1974 में। ओके, अब इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है श्रीवास्तव कमेटी से, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने ही सबसे पहले रेफरल सर्विसेज को एस्टैब्लिश करने को इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट जो है इन्होंने बनाई थी। ठीक है, रेफरल सर्विसेज को यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट करवाने में किसने हेल्प की थी, श्रीवास्तव कमेटी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके बाद में अपन कमेटी की बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन चड्डा कमेटी। ठीक है, चड्डा कमेटी को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नेशनल चड्डा कमेटी ने अपना जो किसके अंदर अपना जो फोकस किया था, इस कमेटी ने किसकी रिपोर्ट बनाई थी, नेशनल मलेरिया कंट्रोल
प्रोग्राम। ओके, इसके नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो चड्डा कमेटी है, इन्होंने अपना जो योगदान है वो इसके अंदर चड्डा कमेटी ने यहाँ पे दिया था। इसको कब यहाँ पे बनाया गया था? 1963 के अंदर। ओके, सो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर मेनली कौन सी कमेटी ने योगदान दिया था अपना? तो इसमें आती है चड्डा कमेटी। सो एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार के अपने क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनाई गई थी? 1983 के अंदर सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी। इसको 2017 के अंदर क्या किया था? इसको रिवाइज किया था। ओके, सो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे कमिटीज के रिगार्डिंग अपने कुछ क्वेश्चन अपने पढ़े हैं यहाँ पे। आई होप आपके समझ में आया होगा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1943 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे कब एस्टैब्लिश की थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना CHEB स्टैंड फॉर, जो CHEB की यहाँ पे फुल फॉर्म UPCHO के अंदर पूछी जा चुकी है प्रीवियसली। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो या फिर सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। सो CHEB स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ओके, सो CHEB स्टैंड फॉर सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। और जो सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो है इसका क्या रोल होता है? सबसे पहले तो ये किसमें आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये एक्ट करता है। और इसका जो मेन रोल क्या होता है? एक तो होता है हेल्थ एजुकेशन में, दूसरा हेल्थ प्रमोशन में एंड बिहेवियरल रिसर्च में। ठीक है, तो इन डायमेंशन के अंदर ये जो CHEB का जो ब्रांच है ये इनके अंदर यहाँ पे जो अपना योगदान देती है, अपना जो काम करती है इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये मिनिस्ट्री, ये जो ब्यूरो है ये इसके अंदर आता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज। ठीक है, फीलिंग अनवेल हो रहा है किसी पर्सन को, ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव सेंस को अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, इलनेस, सिकनेस, डिजीज या फिर मोर्टेलिटी। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग इलनेस इज सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग वेलनेस इज सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। कोई पर्सन है वो अनवेल है और सब्जेक्टिव यहाँ पे सेंस हो रहा है उसको, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इलनेस, सिकनेस, डिजीज या फिर मोर्टेलिटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना? इलनेस। ठीक है, इलनेस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इलनेस। सिकनेस के अंदर क्या होता है? सिकनेस होता है सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट को अपन किस में लेते हैं? सिकनेस के अंदर लेते हैं। या फिर कोई दूसरा पर्सन आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस को देख के आपको बता रहा है कि क्या आप बीमार हैं, तो इससे क्या होता है कि वो आपको सिकनेस को यहाँ पे वो आपको दर्शाता है कि हाँ आपकी जो कंडीशन आपकी सिक लग रही है वो आप। ठीक है, सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट की जो कंडीशन है वो आप में दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिकनेस। इसके बाद में क्या आती है प्रॉब्लम? डिजीज। डिजीज अपन किसको बोलते हैं? डिजीज इज एन इलनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की इलनेस के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं? डिजीज कंडीशन होना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से उसके अंदर इलनेस की जो कंडीशन डेवलप हुई है वो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज। एंड मोर्टेलिटी मीन्स, मोर्टेलिटी की जो आपको जो डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं, मोर्टेलिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस। ठीक है, एक प्लेस के अंदर और एक ही टाइम पीरियड के अंदर कितनी डेथ यहाँ पे हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी। सो एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेशन देके आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है। ओके, दूसरी क्या होती है? मोर्बिडिटी। दूसरी क्या होती है? मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी। कोई पर्सन है वो अनहेल्दी फील कर रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अनहेल्दी का होना अपन क्या बोलते हैं? मोर्बिडिटी। और मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट, मोर्बिडिटी का मतलब अनहेल्दी का होना। ठीक है, बीमारी, उसको अपन क्या बोलते हैं? मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। ओके, सो सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज इलनेस। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ हिज
इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज नोन एज, ठीक है, कोई पर्सन है उसकी इंटरपर्सनल टाइज मीन्स कि जो कम्युनिटी से वो कितना जुड़ा हुआ है, उसकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी किस प्रकार की है कम्युनिटी के साथ में इन्वॉल्व होने की। ओके, सो इस प्रकार की हेल्थ को अपन क्या नाम देते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी से रिलेटेड हेल्थ को अपने को पूछ रहे हैं, सो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार की हेल्थ को अपन क्या बोलते हैं कि वो जो पर्सन है वो सोशली हेल्दी है। ओके, क्योंकि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बना रहा है दूसरों के साथ में, और जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी होता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से वो क्वांटिटेटिवली भी मैनेज कर पाता है अपने रिलेशन को कम्युनिटी के अंदर। इस प्रकार की हेल्थ को अपन क्या बोलते हैं? सोशल हेल्थ। सो हमारा क्वेश्चन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, सोशल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोजेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, जो ऐसी कौन सी थियरी है जिसमें कोजेशन ऑफ डिजीज के बारे में हमें बताया गया है? कॉन्टाजियन थ्योरी, हेल्थ ट्रायड, पावलोस थ्योरी या फिर मास्लो हिरार्ची। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर हमें कोजेशन ऑफ डिजीज के बारे में बताया जाता है? सो इस प्रकार की डिजीज को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टाजियन थ्योरी। ठीक है, सो कॉन्टाजियन थ्योरी अपन को इसके अंदर अपन क्या करते हैं? कोई भी डिजीज है उसका अपन कोजेस का पता लगाते हैं, जर्म्स का पता लगाते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को अपन क्या करते हैं? कॉन्टाजियन थ्योरी। इसके बाद में ऑप्शन बी क्या है? हेल्थ ट्रायड। तो हेल्थ ट्रायड कौन कौन से होते हैं? हेल्थ ट्रायड होते हैं 3 प्रकार के आपने हेल्थ ट्रायड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वो होता है फिजिकल, जिसको अपन स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है स्पिरिचुअल, जिसको अपन इमोशनल भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है केमिकल, जिसको अपन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अपने को हेल्थ ट्रायड देखने को मिलते हैं। इनके अलावा आपको ऑप्शन के अंदर कुछ एग्जाम के अंदर देखने को मिले, लाइक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सेप्ट, तो इसके अंदर जो 4th वन जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको अपने को वो हेल्थ ट्रायड के अंदर वो नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में एक थ्योरी यहाँ पे दी थी किसने? पावलो ने। तो पावलो वाली थ्योरी को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इवान पावलो। इस जो साइंटिस्ट का नाम क्या था? इस थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था? इवान पावलो ने। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? इवान पावलो ने। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर क्या होता है? डॉग एंड बेल। ठीक है, तो डॉग एंड बेल थ्योरी से भी आप इसको जान सकते हो। ठीक है, सो इवान पावलो ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। सो इस थ्योरी के अंदर क्या होता है? डॉग एंड बेल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जब अपन डॉग के सामने अपन फूड को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो डॉग के अंदर क्या होता है? सलाइवेशन का जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बट कि जबकि नॉर्मली अपन जब बेल को सामने रखते हैं, सो बेल मीन्स घंटी, ठीक है, तो इसके सामने रखते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का सलाइवेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। बट जब नेक्स्ट टाइम पे फूड के साथ में अपन बेल को रखते हैं, मीन्स अपने सबसे पहले डॉग के सामने बेल बजाई और उसको वो जब पास में आया तो उसको फूड दिया। ठीक है, सो इस वाली प्रोसेस के अंदर उसके वहां पे क्या सलाइवेशन डॉग के अंदर शुरू होने लग गया। बट नेक्स्ट टाइम पे जब अपन ने बेल बजाई ना, तो इस कंडीशन में भी डॉग के अंदर क्या है? वो सलाइवेशन यहाँ पे कंडीशन जो है वो जनरेट होने लग गई। ठीक है, सो इससे अपन क्या सीख सकते हैं कि इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, एक लर्निंग थ्योरी के अंदर आती है। ओके, सो ये किसने दी थी? इवान पावलो ने। इसको अपन मेडिकली भी अपन ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर को अपन करेक्ट करने के लिए भी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को अपन यूज में ले सकते हैं। कैसे बिहेवियर को? अब नॉर्मल बिहेवियर। सो इस थ्योरी को अपन किस किस वाली प्रॉब्लम के अंदर काम में ले सकते हैं? जो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, एंड जिन पर्सन के अंदर जो फियर है, तो ऐसे पर्सन के अंदर अपन इसको काम में ले सकते हैं। मींस कि पर्सन को जिस चीज से फियर हो रहा है उसको अपन पेशेंट को बार बार उस चीज को अपन दिखाएंगे। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब उससे फियर होना, उससे डर लगना उसको कम हो जाएगा। ठीक है, उस चीज से। ठीक है, तो अपन क्या लर्निंग थ्योरी की मदद से अपन क्या कर सकते हैं? क्लासिकल कंडीशन थ्योरी की मदद से एंजाइटी एंड फियर, जो फियर वाली फोबियाज वाली जो कंडीशन है उसको भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फियर के अंदर और भी प्रकार की थेरेपी देते हैं, बट ये वाली थेरेपी भी यहाँ पे अफेक्ट करती है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। सो ये किसने दी थी? इवान पावलो ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इस थ्योरी का नाम पूछते हैं कि भाई इवान पावलो ने कौन सी जो थ्योरी है वो यहाँ पे दी थी। तो ये थी
इवान पावलो ने क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी थी। इसके बाद में ऑप्शन में आता है क्या, मास्लो हायरार्ची। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको 100% इससे देखने को मिलता है। ठीक है, मास्लो हायरार्ची का जो मॉडल है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो मास्लो हायरार्ची की 5 स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद में सेकेंड स्टेज होती है इसकी सेल्फ एस्टीम। इसके बाद में स्टेज होती है इसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसके बाद में होती है सेफ्टी। इसके बाद में होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को यहाँ पे पावलो ने देख के ये 5 प्रकार की स्टेज जो बनाई थी, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन एक ट्रायंगल के अंदर भी अपन इसको समझते हैं। ठीक है, ट्रायंगल भी यहाँ पे बना के अपन इसको समझ सकते हैं। सो अब ट्रायंगल बनाने का क्या सेंस निकला, अब इससे 2 प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक तो हाइएस्ट लेवल। ठीक है, हाइएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्ची मॉडल कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर कौन सा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड लोवेस्ट लेवल पे कौन सा है, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि भाई पूछ ले कि मास्लो हायरार्ची का लोवेस्ट लेवल कौन सा है, तो वो है फिजियोलॉजिकल। हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है हाईएस्ट प्रायोरिटी। मास्लो हायरार्ची मॉडल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी अपन देते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को। एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। ठीक है, जब पर्सन के अंदर यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स ही उसकी पूरी नहीं होगी, सो वो कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है मास्लो हायरार्ची मॉडल, जो किसने दिया था, मास्लो ने यहाँ पे ये वाला मॉडल जो है यहाँ पे हमें बताया था। ठीक है, सो इस टॉपिक से अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हेनले कोच पोस्टुलस एक्सप्लेन्स। क्या मतलब हुआ इसका, हेनले एंड कोच ने कौन सी अभिधारणा है या फिर कौन सी जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन की थी, कॉन्टाजियन थ्योरी, जर्म थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, या फिर हेल्थ डिटरमिनेंट थ्योरी। सो हेनले एंड कोच ने कौन सी अभिधारणा है उसको व्यक्त की थी, कौन सी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन की थी। सो हेनले एंड थ्योरी ने जो है वो जर्म थ्योरी के ऊपर इन्होंने अपनी पोस्टुलेट्स अपना डिस्कस जो बनाया था। ठीक है, अभिधारणा इसने किस पे बनाई थी, जर्म थ्योरी के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एजेंट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी केस या फिर डिजीज। ठीक है, इन्होंने बताया कि हर कोई भी पर्सन जब बीमार होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एजेंट यहाँ पे जरूर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो ये अपन को हेनले कोच के जो इन्होंने भी एक प्रकार की अभिधारणाएं दी थी, तो इन्होंने इसके अंदर जर्म थ्योरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जर्म थ्योरी को और किसने यहाँ पे दिया था, लुइस पास्चर ने। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे जर्म थ्योरी को हमें बताया था। ठीक है, सो अगर एग्जाम के अंदर आपको इससे लुइस पास्चर से पूछ ले तो आपको क्या राइट करना है, जर्म थ्योरी। जबकि हेनले एंड कोच ने भी अपना एक पोस्टुलेट्स यहाँ पे हमें बताया था, तो उसके अंदर भी इन्होंने भी क्या किया था, जर्म थ्योरी को डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो कौन सा है, जर्म थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड के अंदर कौन कौन से आते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। सो इसके अंदर क्या होता है, एजेंट कैसा हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है, उसके बाद में फिजिकली भी हो सकता है एजेंट, मैकेनिकल भी हो सकता है एंड केमिकल भी हो सकता है। एजेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। होस्ट के अंदर क्या आता है, एज, सेक्स, जेनेटिक, हैबिट्स हो सकती है किसी भी पर्सन की, हैबिट्स के बाद में उसका बिहेवियर। ठीक है, ये सभी होस्ट का काम कर सकते हैं। एंड एनवायरमेंट के अंदर तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, ये कुछ जो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट के अंदर ये क्राइटेरिया अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी के अंदर कौन से ट्रायड होते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्शन विच होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे अपने को प्रिवेंशन की स्टेज के बारे में पूछा है कि ऐसी स्टेज जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। बीमारी तो हो गई है बट एक तो उसको क्या कर रहे हैं, हॉल्ट मतलब रोकना, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, एक तो अपन डिजीज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, साथ ही साथ में उसके प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को भी अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। सो ये कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो अपन बात कर लेते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएचओ के एग्जाम के हिसाब से और एम्स के, पीजीआई के, आरएमएल के, ठीक है, सभी एग्जाम्स के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन से कम्युनिटी से क्वेश्चन बनता है। सो इसके अंदर जो फर्स्ट लेवल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल, ठीक है। प्राइमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको क्या होता है, प्रिवेंट। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। इस प्रिवेंशन के अपन क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं। सो इसको अपन प्रिवेंट करते हैं एक तो हेल्थ एजुकेशन से, दूसरा अपन प्रिवेंट करते हैं हेल्थ प्रमोशन से। हेल्थ प्रमोशन अपन कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस से, ठीक है, एक्सरसाइजेस से, हेल्दी डाइट लेने से, ओके। और एक हेल्थ एजुकेशन से, हेल्थ प्रमोशन से अपन क्या कर सकते हैं, अपन रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कौन सा प्रिवेंशन हुआ, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी। सो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अपन डिजीज से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ये कौन सा स्टेज हो गया, प्राइमरी प्रिवेंशन। यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जबकि डिजीज से अपन प्रिवेंट करते हैं, ओके। सो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो इम्यूनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो कि डिजीज से बचाया जा सकता है, ठीक है। वैक्सीनेशन अपन लगवाते हैं डिजीज से बचने के लिए, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग वाली हैबिट को अपन दूर रखते हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं मतलब इंजुरीज टू हेल्थ, यहाँ पे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे स्मोकिंग से होती है। अपन स्मोकिंग को ही अपन प्रिवेंट कर रहे हैं, मीन्स ये डिजीज से अपन रोक सकती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट कौन सा आता है, सेकेंडरी। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको रिमेम्बराइज करने में आगे हेल्प रहे। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में यहाँ पे डिजीज तो यहाँ पे अपीयर हो गई है पेशेंट के अंदर, अब उस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन कौन सा स्टेज लाते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या होता है, एक तो डिजीज की प्रोग्रेस को रोकता है, साथ ही साथ में कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज कौन सी होगी, सेकेंडरी। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा हमारे चैनल को, ताकि हम डेली बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हम हेल्प करते हैं, ओके। अपन कोशिश करते हैं कि आपकी और अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे डे बाय डे आपकी अच्छी हो और आप भी अपना सिलेक्शन लेके अपने घर परिवार का जो सम्मान है वो बढ़ा सको, ठीक है। और इसके अंदर अपन कौन कौन से अपन जो इफेक्टिव अपन जो काम में ले सकते हैं, इसके अंदर एक तो अर्ली अपन डायग्नोसिस करके, ठीक है, किसी पर्सन को कैंसर है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस हो गया, उसका कैंसर की कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। एंड अर्ली डायग्नोसिस के साथ में अपन क्या हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी उसका एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू हो जाएगा, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं बदलेगी। नेक्स्ट कौन सा प्रिवेंशन आता है, टर्सरी, ठीक है। टर्सरी प्रिवेंशन कौन सा होता है, लास्ट प्रिवेंशन होता है। 4 प्रकार के हमें प्रिवेंशन देखने को मिलते हैं, प्रिवेंशन आर 4 टाइप्स। सो टर्सरी प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड डेथ। सो इस प्रिवेंशन में अपन क्या करते हैं, एक तो डिसेबिलिटी होने से प्रिवेंट करते हैं, दूसरा डेथ होने से बचाया, जितना हम बचा सकते हैं, बट डेथ को कोई नहीं रोक सकता, जबकि जितना हम काम कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर, सो वो अपन करके उसका आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन,
ठीक है, अगर किसी पेशेंट में डिसेबिलिटी हो गई तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन करके अपन डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसको अपन एग्जाम के अंदर अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जाम से इससे तो अपना जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं हो। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी एनाटोमी और एंड एब्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर कॉन्सिक्वेंट टू ए डिजीज। अगर किसी पेशेंट में डिजीज की कंडीशन हुई है, उस डिजीज की कंडीशन की वजह से पेशेंट को एक एक्चुअल लॉस हुआ है, ठीक है, बॉडी पार्ट वो एनाटॉमिकल पार्ट है उसका लॉस हुआ है, और साथ ही साथ में उस पार्ट से अपना जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो भी वहां पे वो नहीं कर पा रहा है। सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिजीज, एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या फिर हैंडीकैप। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा इम्पेयरमेंट, ठीक है। सो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो अब इसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं कि भाई डिजीज से आगे ये सब सारी जो टर्मिनोलॉजी अपने को यहाँ पे देखने को मिली है, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये सब क्या होता है और कब इनको अपन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, किसी पेशेंट के अंदर डिजीज की कंडीशन जो है वो अराइज होती है। डिजीज की कंडीशन का मतलब ये अपन को लाइक उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट को अपन लाइक अपन या फिर कोई डिजीज कंडीशन या फिर उसका कोई फैक्टर जिसकी वजह से अपना एनाटॉमिकल पार्ट को डैमेज कर चुका है। मींस अपने को फॉर एग्जांपल अपने समझने के लिए अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे एक्सीडेंट ले लिया। अब एक्सीडेंट डिजीज होने के बाद के अंदर सेकंड स्टेज इसकी कौन सी होती है, इम्पेयरमेंट। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। इम्पेयरमेंट के अंदर उसके अंदर क्या हो गया, लॉस ऑफ फूड, ठीक है। एक्सीडेंट के बाद में क्या हो गया, लॉस ऑफ फूड, या फूड का लॉस हो गया तो क्या हो गया, फंक्शनल लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, मतलब फंक्शनल लॉस हो गया, उसके अंदर फूड का लॉस हो गया। तो ये कौन से स्तर पे होता है, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट हमेशा ऑर्गन के लेवल पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या दिखाया गया, एक तो एनाटॉमिकल जो बॉडी पार्ट है वो यहाँ पे डैमेज हो गए हैं, फंक्शनल लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मीन्स ऑर्गन लेवल पे कुछ भी हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इम्पेयरमेंट, ओके। अच्छे से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर किसी डिजीज के बाद में इम्पेयरमेंट के बाद में आती है क्या, डिसएबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या होती है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। डिसेबिलिटी होती है कांट वॉक, ठीक है। इसका जो फूट है वो यहाँ पे लॉस हो चुका है, तो अब क्या कर रहा है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गई, पेशेंट इज डिसेबल्ड, ओके। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो हो गया फंक्शनल लॉस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी लॉस। डिसेबिलिटी के अंदर कौन सा होता है, एक्टिविटी लॉस अपने देखने को मिलती है, और ये होती है पर्सनल लेवल पे, ठीक है। जो पर्सन की पर्सनल लेवल मीन्स पर्सन जो खुद है वो चल नहीं पाता है, दौड़ नहीं पाता है, उसका हाथ कट गया तो वो प्रॉपर खा नहीं पाएगा, नहा नहीं पाएगा। तो ये पर्सनल लेवल पे जो पेशेंट के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी, ठीक है। अब जो इसका लास्ट जो होता है वो क्या होता है, इसका आगे का हैंडीकैप, ओके। हैंडीकैप अपन कब बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक कैन नॉट वॉक, अब वो चल नहीं पा रहा है पेशेंट। अब हैंडीकैप कैसे होगा, हैंडीकैप हो गया ये अनएम्प्लॉयड होके, ठीक है। अब लाइक ये पर्सन जो है वो रिक्शा चलाता था, ठीक है, ये बाईसाइकिल चलाता था, अपनी जो रेसिंग करता था। अब इसका जो फूट है वो यहाँ पे कट चुका है, तो फूट होने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया मीन्स क्या हो गया, ये एक हैंडीकैप हो गया, ठीक है। ये अपना जो जीवन का गुजारा है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन को अपने क्या बोला, हैंडीकैप। इसको अपन किस में लेते हैं, इसको अपन लेते हैं सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है। इसको अपन किस में लेते हैं, सोशल डिसएडवांटेज के अपन लेते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कौन से लेवल पे हो रहा है, ये हो रहा है सोशल लेवल पे, ठीक है। ये अपना जो डेली की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपने जो पहले पढ़ा था वो हमें प्रॉपर यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी हेल्थ यहाँ पे अल्टर हो गई है, ओके। तो उसके अंदर हेल्थ भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। सो यहाँ पे इस प्रकार की जो स्टेज होती है, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ गया है कि इसको प्रॉपर सीक्वेंस में बनाओ, ठीक है। इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो गया, डिजीज हो गया, उसके बाद में इम्पेयरमेंट हो गया, फिर डिसेबिलिटी हो गया, फिर हो गया क्या, हैंडीकैप,
ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने को, इम्पेयरमेंट हो रहा है। इम्पेयरमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ फूड मतलब बॉडी पार्ट, एनाटॉमिकल पार्ट यहाँ पे जा रहा है, फंक्शनल लॉस हो रहा है मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो रहा है उस पेशेंट का, और ऑर्गन लॉस हो रहा है। ठीक है, सो इस प्रकार का जो लॉस है वो कौन सा होता है, इम्पेयरमेंट कहलाता है। ओके, आपके आई होप आपके टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके वीडियो टॉपिक समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ताकि मैं कल और अच्छी मोटिवेशन के साथ में आपके लिए क्लास लेके आ सकूं। ठीक है, सो आज की क्लास के अंदर जो हम हैं इतना ही अपना जो क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा बाद में, और डे बाय डे अपन जो है अपने टॉपिक्स को आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, सो अपना आज का फर्स्ट टॉपिक था कम्युनिटी हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अपन कल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज की क्लास को अपन यही कंप्लीट करते हैं। क्लास के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट्स हो, किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसके लिए भी प्लीज़ कमेंट कर दिया करो आप लोग, ताकि हमें भी अच्छा लगता है, हम जो काम कर रहे हैं आपके लिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच अगेन बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करे अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।